प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सत्ता यानी अथॉरिटी की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सभी संगठनों अथवा व्यवस्थाओं में सत्ता अनिवार्य रूप से मौजूद एवं क्रियाशील रहती है। किसी भी संगठन के अस्तित्व एवं संचालन के लिए यह जरूरी है कि उसमें निहित बल, दमन, उत्पीड़न आदि की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण किया जाए तथा उस संगठन का संचालन मानव मूल्यों पर आधारित सहयोग, सहमति, अनुशासन आदि प्रवृत्तियों के द्वारा किया जाए। सत्ता जो है वह मुख्यतः इसी कार्य को करती है। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किए रहता है। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना भी महत्वपूर्ण है। राजव्यवस्था एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से ही होती है और बहुत सीमा तक इसी पर निर्भर करती है। कोई राज्य व्यवस्था सत्ता के द्वारा ही अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन करती है और सत्ता के द्वारा ही राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासन में पदसंपादन है, समन्वय है, संचार है, अनुशासन है आदि की व्यवस्था इसी के द्वारा की जाती है। सत्ता सहमति एवं अनुनय में विश्वास करती है और इस प्रकार यह राज व्यवस्था के लिए जन स्वीकृति जुटाने का काम करती है। अब हम देखते हैं सत्ता का अर्थ परिभाषा क्या है ना। समाज विज्ञानों के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता की कई परिभाषाएं दी गई हैं। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, परंतु सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व से जुड़ी हुई है। रॉबर्ट बायस्टेड का कहना है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। ठीक है, यानी सत्ता जो है शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है। बीच के अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो इन सब विद्वानों ने सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में सत्ता के औपचारिक पक्ष को या मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखा गया है। इस प्रकार ये परिभाषाएं सत्ता के केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं। सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन केवल इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता है ना। आदेशों का पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहमति भी होता है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही या उचित है, तभी आदेश देने वाले अधिकारी को प्राधिकारी या सत्ताधारी कहा जाता है। सत्ता शक्ति के समान शास्त्रों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है ना। इसीलिए यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। मैरी पार्कर, फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, साइमन आदि विद्वान के जिनके द्वारा भी व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की गई है। वे सत्ता के प्रसंग में औचित्य तथा अधीनस्थों की सहमति को अधिक महत्व देते हैं
इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और आदेश का पालन करने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देती है। इस दृष्टि से साइमन की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अधिकार सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष हैं। पहला, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति। द्वितीय, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थ की सहमति। इन तत्वों को दृष्टि में रखते हुए सत्ता के संबंध को हम सत्ता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति है, अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार सत्ता की केवल कानूनी ही परिभाषा नहीं है, अपितु उसमें अधीनस्थों का स्वीकृति भी जरूरी है और इन्हीं के आधार पर जो है सत्ता पूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाती है, कोई संगठन का संचालन हो पाता है। अब हम देखते हैं सत्ता के जो अर्थ और व्याख्या के बाद ये देखते हैं कि सत्ता की प्रकृति कैसी है ना। इस संबंध में प्रोफेसर बिच ने दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत और दूसरा स्वीकृति का सिद्धांत, है ना। पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत यानी फॉर्मल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। वह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील का प्रतीक मात्र है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो, कभी कभी तो उसका स्तर इन सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश और निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। यानी आया समझ में कि कोई भी अधिकारी चाहे वो अपने अधीनस्थों से अधिक योग्य, बुद्धिमान और कुशल नहीं हो, लेकिन अगर वह सत्ता में है तो वह उसके आदेश देता है और उसके आदेशों का पालन जो है अधीनस्थ करते हैं। दूसरा है व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सिद्धांत, है ना। यानी दूसरा हमारा जो था स्वीकृत सत्ता सिद्धांत में जो एक्सेप्टेंस थ्योरी, है ना। तो व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृत सत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेश को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता की बन जाती है। ठीक है, मतलब कोई अधिकारी आदेश दे और अधीनस्थ उसका पालन नहीं करे तो वो कैसे सत्ता में, उसकी सत्ता माननी ही नहीं होगी। सत्ता जब भी मान्य होगी जब अधीनस्थ उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। बर्नार्ड ने अपनी जो है पुस्तक द फंक्शन ऑफ
एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेश को स्वीकार कर सकें, इसके लिए 4 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहला, अधीनस्थ अधिकारों के आदेशों अथवा सूचनाओं को समझता हो। दूसरा, अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। तीसरा, निर्णय लेने के समय वह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। और चौथा, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वह उस आदेश का पालन करने में क्षमता रखता हो, सक्षम हो। तो इस प्रकार हमने सत्ता की प्रकृति के संबंध में दोनों ही सिद्धांतों की अपनी दुर्बलताएं हैं और इसे अतिवादी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांत की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो यही इस दृष्टिकोण उचित भी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में सामान्यतः इसी को ही अपनाया गया है। कोई एकाकी दृष्टिकोण जो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत या स्वीकृत सत्ता सिद्धांत केवल जो है सत्ता की अवधारणा को, सत्ता को बनाए नहीं रख सकता। इसके लिए समन्वित जो दृष्टिकोण है संस्थागत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति से बना हुआ दृष्टिकोण ही सर्वमान्य है। तो इस प्रकार हमने सत्ता की अर्थ परिभाषा और इसकी प्रकृति का अध्ययन किया आज। धन्यवाद।